हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लिनिक। मैं हूं जॉर्ज और आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्लास 10 कॉमर्स सेबा बोर्ड का पहला चैप्टर का पहला यूनिट जो है कंपनी बिजनेस। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि तुम लोग आज से शुरू करने वाले हो ये वाला क्लास 10 का तुम्हारा कॉमर्स का सब्जेक्ट। तो ये मैं हफ्ता 10 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, वो टेंशन मत लो। तो उसके बाद हम लोग एक पूरा कंप्लीट मैराथन करेंगे एमसीक्यूज़ का, क्योंकि एमसीक्यूज़ हम लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैराथन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, सब मैराथन 1 घंटे से कम ही होने वाला है। तो पहले हम लोग पहला यूनिट शुरू कर लेते हैं आज। तो पहला यूनिट का नाम क्या है? कंपनी बिजनेस। तो पहला टॉपिक ही है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है। Business is about solving a problem or fulfilling a need for someone else while trying to make a profit. Business is vital part of society providing livelihood for many people. तो हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। कि बिजनेस मतलब ऐसा होता है कि तुमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है सोसाइटी में। जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल लो, तुम्हारे एरिया में मान लो हार्डवेयर का दुकान नहीं है। लोगों को घर का हार्डवेयर सामान जैसे सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, ये सब लाने के लिए 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारे एरिया में हार्डवेयर दुकान नहीं है, तो तुमने डिसाइड किया है कि तुम एक हार्डवेयर दुकान खोल लोगे। वो एक टाइप ऑफ बिजनेस है। तो तुमने दुकान खोल लिया, तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तुम्हारे एरिया का। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया तो तुमको प्रॉफिट भी होने लगेगा, क्योंकि लोग सामान खरीदने लगेंगे तुमसे, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है। तो सेकेंड लाइन में क्या लिखा है कि बिजनेस इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। इसका मतलब क्या है? देखो कि तुमने हार्डवेयर का दुकान खोला है, तुम अकेले तो काम नहीं करोगे सब। तुमको ईटा बालू उठाना नहीं है, तुम रॉड नहीं उठाओगे। तो एक तुमको गाड़ी भी चाहिए होगा, गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर भी चाहिए ताकि तुम सामान को घर में डिलीवर कर सको। तो उसके लिए तुमने 3-4 लोगों को हायर कर लिया है, तुमने अपने दुकान में रख लिए काम करने के लिए। तो उससे उन लोग का घर भी चलने वाला है, क्योंकि तुम उन लोगों को सैलरी देने वाले हो महीने में। तो इससे क्या हो रहा है? उन लोग का घर भी चल रहा है। तुमने तो खुद तो बिजनेस चालू कर ही दिया, तुमको तो प्रॉफिट हो ही रहा है। उसके साथ ही साथ तुमने 4-5 लोगों का घर भी चलने के लिए तुमने हेल्प कर दिया उन लोगों को। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। जो तुमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, उसको सॉल्व किए, उससे तुमको प्रॉफिट भी मिलने लगा है। उसके साथ ही साथ तुमने लोगों को एम्प्लॉय भी कर दिया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दिया है। बिजनेस तुम्हारा 7 टाइप्स ऑफ होता है। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप। तीसरा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चौथा होता है कोऑपरेटिव। पांचवा होता है कंपनी बिजनेस। छठा होता है पब्लिक एंटरप्राइज। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब क्या है? ओन एंड रन बाय वन पर्सन। मतलब ये तुम अकेले चलाते हो। जैसे तुमने एक दुकान खोल लिया, अकेले तुमने दुकान खोला है, तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। तो ये बिजनेस चालू करने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है? एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, जो तुमको लोकल बॉडी, जैसे तुम्हारा हो गया म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, या तो तुम्हारा पंचायत हो गया, लोकल पंचायत हो गया, या म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, ये सब से तुमको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। वो ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद तुम आराम से अपना दुकान खोल सकते हो और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस चला सकते हो। सेकंड में आता है पार्टनरशिप बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? तुम 2 जन से ज़्यादा या 50 जन से कम लोगों के साथ एक पार्टनरशिप बना के तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसका एग्जांपल तुम मान लो कि तुम्हारा दोस्त के साथ तुम एक क्लोथ ब्रांड कपड़ा का ब्रांड खोलना चाहते हो। तो 3-4 दोस्त मिलकर तुमने कपड़ा का ब्रांड खोल लिया। तो उसको पहले तुम स्टार्टिंग में एक पार्टनरशिप के हिसाब से तुम चला सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या होना पड़ता है कि 2 से ज़्यादा होना पड़ता है और 50 से कम पर्सन होना पड़ता है। इसमें भी तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम नॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस करते हो तो तुम्हारा 50% मैक्स लेवल होता है। इसका थोड़ा और तुम्हारा पॉइंट्स आता है, तो ये सब इतना ध्यान में रखने के लिए ज़रूरत नहीं है क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ ध्यान में रखना कि पार्टनरशिप कौन से एक्ट के दौरान पर आता है, मतलब कौन सा एक्ट उसको ये रन करवाता है।
द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला चीज़। उसके बाद आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये वाला एक टाइप ऑफ बोल सकते हो कि फैमिली बिजनेस टाइप का ही होता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस खोला है, उसके बाद तुम्हारे चाचा चाचू ये लोग ने तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर का बिजनेस को उसमें ऐड ऑन हो गए, उधर ही काम करता है। उसमें तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक वर्ड आता है कर्ता। कर्ता मतलब है तुम्हारा जो मेन हेड है वो सब डिसीजन लेता है, मेन मेजर डिसीजन वो लेता है। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ जाता है, तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि कौन सा एक्ट इसको मतलब गाइड करता है। हो गया वो हो गया तुम्हारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके बाद आ गया हम लोग का कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ये मान लो ये मेनली तुम्हारा होता है गांव एरिया में होता है। जैसे तुम्हारा हो गया कोई एक विलेज का 10-12 जन लोग मिलके एक कोऑपरेटिव खोल लिया है, उसके बाद वो लोग ने उधर ही पैसा जमा करते हैं, उससे ही वो लोग क्या करता है कि खेती बाड़ी में अपना इन्वेस्ट करता है, उससे जो वो लोग सेल करता है जितना भी उन लोग का प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो प्रॉफिट को अपने अंदर ही मतलब कोऑपरेटिव में जो जितना भी मेंबर है अपने बीच में वो लोग शेयर कर लेते हैं। तो हो गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में आता है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये वाला याद रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग का चैप्टर का नाम भी है कंपनी बिजनेस। कंपनी ये तुम्हारा एक टाइप ऑफ कम्प्लेक्स लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। कंपनी फॉर्म करने से तुमको एक तो होता है स्टार्ट करने में तुमको थोड़ा एक्सपेंसेस मतलब बियर करना होगा, और तुम्हारा कंपनी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको चलाने के लिए तुमको थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा, तुमको सीए का भी मदद लेना होगा, तो ये सब चाहिए होगा। और कंपनी तुम्हारा किसके अंदर में आता है, कौन से एक्ट के अंदर में आता है, कंपनीज एक्ट 2013। कभी कभी ऑप्शन में तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1956 भी आ सकता है, ये वाला ध्यान रखना, क्योंकि 2013 के पहले वाला एक्ट है तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1956। लास्ट में आता है तुम्हारा पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब जिसमें गवर्नमेंट का रोल है। पहला हो गया गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, थर्ड हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो पहला हो गया गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ऐसा कंपनी जिसमें तुम्हारा 51% शेयर होगा तुम्हारा गवर्नमेंट का, समझे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा एसबीआई, सबसे तुम्हारा बेसिक एग्जांपल हो गया इसमें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और क्या हो सकता है तुम्हारा इसमें एग्जांपल, एलआईसी हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका हम लोग का जो रिसेंटली आसाम का जो गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है एलजीबीआई, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ एयरपोर्ट, उसको किसको दे दिया है, वो एयरपोर्ट मेंटेनेंस के लिए और बनाने के लिए अदानी को दे दिया है। तो अदानी और गवर्नमेंट ऑफ असम का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ है, जिसमें क्या है कि अदानी को दे दिए मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, और तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ असम को अदानी कुछ पैसा देता रहेगा, कुछ उन लोग का मतलब एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्जांपल हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तीसरा टाइप है हम लोग का पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया इंडियन रेलवेज। ये डायरेक्ट किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री, कोई भी एक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये इंडियन रेलवे आ गया, इंडियन पोस्ट आ गया, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। इसमें क्या होता है मेनली पब्लिक सर्वेंट, जैसे तुम्हारा यूपीएससी देके, एपीएससी देके, ये सब के अंदर जो मतलब रिजल्ट आने के बाद जो अपॉइंटमेंट होता है ज़्यादातर ये सब में होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एग्जाम्पल में तुम्हारा ये भी आता है, दूरदर्शन आ गया, और आ गया तुम्हारा ऑल इंडिया रेडियो आ गया, ये सब आता है। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया कंपनी बिजनेस। चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कंपनी बिजनेस है क्या। अ कंपनी इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन एन ऑपरेट बिजनेस। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ टू अचीव अ कॉमन गोल. The law treats a company as an artificial person
दैट हैज ए लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये थोड़ा लंबा डेफिनेशन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको याद रखने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन याद रखना होगा तुम लोग को। इसमें बहुत सारा चीज़ है, तो एक एक करके हम लोग अलग अलग करके डिवाइड करके समझते हैं। कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी, मतलब एक लीगली बनाया हुआ पर्सन, मतलब लॉ ने एक पर्सन बना के दिया है। तुम जिसने भी कंपनी खोला है उन लोग को एक लीगली पर्सन बना के दे दिया है कि ये तुम्हारा कंपनी है, ये एक तुम्हारा लीगल एंटिटी है, जो लॉ के आंखों के सामने एक पर्सन है। ये एक ऐसा पर्सन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो तुम्हारा किसी को केस कर सकता है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है, लेकिन वो हम लोग की तरह सांस नहीं ले सकता है। वही डिफरेंस है कंपनी और हम लोग के बीच में। कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है। तो ये कौन बनाता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाता है, जो एक साथ जुट होता है एक टाइप ऑफ बिजनेस करने, एक कॉमन बिजनेस करने के लिए। इट इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये तो समझ में आ गया, टू अचीव ए कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या होता है कंपनी का? कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी कुछ बिजनेस करने के लिए खोल सकता है, कोई कंपनी कुछ और बिजनेस करने के लिए खोल सकता है, लेकिन सबका मेन एक मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट मेकिंग, सबको पैसा बनाना होता है। तो वो एक गोल हो गया। और अलग अलग कंपनी का कुछ कुछ गोल होता है, किसी को फिलेंथ्रोपी ज़्यादा करना होता है, किसी को ज़्यादा पैसा बनाना होता है, तो अलग अलग टाइप हो रहता है। द लॉ ट्रीट्स ए कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट हैज ए लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। लॉ कंपनी को ऐसे ट्रीट करता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को जो चलाता है, मतलब कंपनी का जो ओनर्स है, मान लो ओनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी का शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर और कंपनी ये दोनों अलग अलग सेपरेट है लॉ के आंखों के सामने। तो सबसे पहला टर्म हो गया हम लोग का इसमें कंपनी बिजनेस में कि आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल, इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैनॉट ब्रीथ और ईट, बट इट कैन सू और बी सूड। आर्टिफिशियल पर्सन, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि लॉ के आंखों के सामने ये क्या है? एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंपनी तुम्हारा सांस नहीं ले सकता है और हम लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन कंपनी को सू कर सकते हैं, मतलब कंपनी केस कर सकता है किसी के ऊपर अगर कंपनी को किसी ने हार्म किया है, और कंपनी को भी केस कर सकता है अगर किसी और ने किसी और को कंपनी ने हार्म किया है। तो ये वाला बात याद रखना कि बट इट कैन सू एंड कैन बी सूड। कंपनी को कौन सा लॉ गवर्न करता है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 2013। इन इंडिया ऑल कंपनीज आर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये पता चल गया। पर्पस क्या होता है कंपनी का? द मेन गोल ऑफ दिस कंपनी का बोले पर्पस क्या होता है ये कंपनीज एक्ट 2013 का, कि इसका मेन पर्पस होता है सिस्टेमेटिकली तुम्हारा रेगुलेट करना कंपनी सबको। कंपनी सब कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी सब लॉ अबाइड कर रहा है नहीं, ये सब कौन देखते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। और क्या देखते हैं कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, जो शेयर होल्डर है, उन लोग का इंटरेस्ट, मतलब उन लोग को जो मिलना चाहिए, मतलब जैसे उन लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए होता है। तो उन लोग को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं टाइम टू टाइम, उन लोग को जो भी कंपनी प्रॉफिट बना रहा है उससे कंपनी उन लोग को दे रहा है नहीं, ये सब कौन ध्यान में रखता है? कंपनीज एक्ट 2013। और क्या देखते हैं कि एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस ऑपरेशन। एक कंपनी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है या है, वो कौन देखता है? कंपनीज एक्ट 2013। और जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ एप्लीकेबल होता है, मतलब इंडिया में ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये कहाँ होता है? एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को लेके सब जगह एप्लीकेबल होता है। कश्मीर तो कन्याकुमारी तुम बोल सकते हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। ऐसे तो हम लोग 3 टाइप होता है मेनली, लेकिन हम लोग के बुक के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि 1% कंपनी क्या होता है। तो पहला है क्या? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होता है, और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? 200 मेंबर होता है, ये ध्यान में रखना।
और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर जो ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करना थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब पूरा कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, तुम शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन ये सब वगैरह थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। और हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एंड में क्या लिखना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। और तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट का 51% अगर, सॉरी, पब्लिक लिमिटेड मतलब जो तुम्हारा कोई भी आदमी आके उसका शेयर खरीद सकता है। जैसे तुम्हारा हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, ये सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जाके उन लोगों का शेयर्स खरीद सकते हैं। कहाँ से, शेयर मार्केट से। तो ये सब हो गया तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये सब में क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में कितना सारा शेयर्स रहता है, कोई भी कितना भी शेयर इशू कर सकता है कंपनी, उसका लिमिट नहीं रहता है। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्री रहता है, फ्री नॉट इन द सेंस कि उसमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है, कि ब्रोकरेज वगैरह ये सब लगता है, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए तुमको ये सब चाहिए होता है। लेकिन तुम्हारा ये कौन से सेंस में बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेबिलिटी, कि रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या नहीं। तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में किसी को भी अपना शेयर बेच सकते हो, कोई भी तुमको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और सफिक्स क्या रहता है, सिर्फ लिमिटेड। जैसे तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। 1% कंपनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है ही नहीं हम लोग के लिए, ये क्लास 10 के लिए, सेवा बोर्ड के लिए। मिनिमम क्या होता है, 1% होता है, मैक्सिमम भी मेंबर 1% ही रहता है। इसमें तुम शेयर का ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकते। और सफिक्स में क्या रहता है, OPC, 1% कंपनी। और एक इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या है, जिसमें तुम्हारे एटलीस्ट 51% शेयर हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो तुम्हारा ऐसा होगा कि सेंट्रल प्लस स्टेट मिल के तुम्हारा 51% हो गया, वैसे भी हो सकता है। या तो दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके तुम्हारा 51% से ज़्यादा स्टेक ले लिया एक कंपनी में, वैसा हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी। या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट तुम्हारा 51% शेयर ले सकता है कोई भी कंपनी में, तो वो क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। ये हो गया। अब आता है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो ये सब तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है, ताकि तुम लोग को ज़्यादा इजीली याद रह सके। बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, लंबा लंबा करके दिया है। तुम लोग को अगर एग्ज़ाम में लंबा करके क्वेश्चन आया है, मतलब 6 मार्क्स का आया, 10 मार्क्स का आया, वैसा लंबा आया है, तो तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडली लिखना होगा। लेकिन समझाने के लिए मैं इसे छोटा छोटा करके लिखा है, ताकि तुम लोग को याद भी रह जाए। पहला है कि आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया कि क्रिएटेड बाय लॉ नॉट नेचर, भगवान ने नहीं बनाया है इसको, लॉ ने बनाया है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को लॉ कैसे देखता है, ओनर्स से डिफरेंट, मतलब ओनर्स अलग है, कंपनी अलग है। इफ द कंपनी गोज बैंकरप्ट द ओनर्स पर्सनल बैंक अकाउंट्स आर यूजुअली सेफ, यूजुअली वर्ड यूज किया है। जैसे तुम्हारा हो गया, एक कंपनी ने क्या कर दिया है, घोटाला कर दिया है कुछ, तो हम लोग डायरेक्टली उसका ओनर को जाके पैसा नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ओनर एक अलग आदमी है, कंपनी एक अलग आदमी है लॉ के सामने। लेकिन हम लोग ने बहुत सारा कुछ स्कैम देखा है, जैसे विजय माल्या का किंगफिशर, तो उनका तुम्हारा एसेट सब सीज कर लिया, वो सब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, एक द कंपनी डजंट डाई, कंपनी कभी भी नहीं मरता है अनटिल एंड अनलेस लॉ उसको मार ना दे। मतलब लॉ के पास ही पावर होता है कि कंपनी को बंद कर सके। तो इफ ए शेयर होल्डर पासेस अवे और लीव्स द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनटिल लीगली वोन्ड आउट। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल हो गया रतन टाटा जी। रतन टाटा जी मरने के बाद हम लोग ने देखा कि टाटा ग्रुप तो अभी भी चल ही रहा है, टाटा ग्रुप तो बंद नहीं हुआ है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला, कोई भी शेयर होल्डर, रतन टाटा जी बहुत बड़े शेयर होल्डर थे टाटा ग्रुप के, वो फाउंडर जैसे भी थे। तो रतन टाटा जी वॉज द बैकबोन ऑफ टाटा ग्रुप। लेकिन रतन टाटा जी मरने के बाद भी हम लोग का टाटा ग्रुप तो चल ही रहा है, टाटा मोटर्स चल रहा है, सब चल रहा है। तो इससे क्या मालूम चला कि कंपनी कभी भी नहीं मरता है अनटिल एंड अनलेस लॉ आके उसको बंद ना कर दे। और एक हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, यू ओनली लूज व्हाट यू इन्वेस्टेड, योर हाउस एंड कार आर नॉट एट रिस्क फॉर कंपनी। जैसे मान लो तुमने कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, तो तुमने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही तुम्हारा जाएगा।
अगर कहीं भी किसी भी कारण मतलब लीगली तुम बाइंड हो जाते हो कि तुमको पैसा देना है, मतलब कंपनी ने लॉस कर दिया या कंपनी ने कुछ स्कैम कर दिया, तो तुमको कितना देना होता है? तुम्हारा जितना शेयर तुमने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही जाएगा। तुम्हारे घर में आके तुम्हारा घर बारी नहीं लेगा कोई भी। फिर आता है कॉमन सील, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी यूज ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है तुम जो सिग्नेचर करते हो वो क्या हो गया, तुम्हारे लिए अपना खुद का पर्सनल आइडेंटिटी हो गया कि तुम्हारा सिग्नेचर यूनिक रहता है। कंपनी का भी सेम उसी तरीके से एक कॉमन सील रहता है। कंपनी उससे कोई मतलब कंपनी का बोर्ड मेंबर्स किसी 2-3 जन को मतलब ये पावर दे देता है कि तुम ये कंपनी के बिहाफ में साइन सिग्नेचर कर सकते हो। कैसे सिग्नेचर करोगे? कंपनी का सील यूज करके। कंपनी का एक सील रहता है, मतलब एक स्टैंप रहता है जो होता है कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में अगर कंपनी का साइन करना है तो कंपनी अपना सील मार देगी, ये वाला। उसके बाद आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप या शेयर। ओनरशिप कैन बी बॉट एंड सोल्ड स्पेशली इन पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज ही हम लोग ने इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि पब्लिक कंपनीज में बाई एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इजी होता है। प्राइवेट कंपनीज में हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। 7 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स ओन्स इट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। शेयर होल्डर, मान लो तुमने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, टाटा ग्रुप में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, तुम क्या टाटा को बोलोगे कि इस बार तुमने सिएरा निकाला है, नेक्स्ट टाइम कुछ और करके दोगे, तुमको 4x4 चाहिए सिएरा में? वैसा कुछ एग्जांपल दे सकते हो तुम कि तुमको ये चाहिए वो चाहिए, तुम बोल सकते हो, लेकिन वो मेन डिसीजन कौन लेगा? तुम नहीं लोगे। जो बोर्ड मेंबर है, जो एमडी है, जो चेयरमैन है, वो लोग डिसाइड करेगा ना, तुमको नहीं पूछेगा इतना। तुम तो सिर्फ एक शेयर होल्डर हो। तुमको क्या देगा वो लोग? डिविडेंड देगा एंड ऑफ द ईयर, या तो जब भी उन लोग का डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा तब तुमको पैसा दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट से उन लोग का वो होगा डिविडेंड। तो शेयर होल्डर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। तो मैनेजमेंट का होता है कि कंपनी में क्या डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है नहीं लेना है, वो सब कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, मतलब आज की क्लास का ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है एडवांटेज ऑफ कंपनी। पहला एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी, कि रिड्यूसेस पर्सनल रिस्क फॉर ओनर्स। ये तुम्हारा कंपनी कुछ भी प्रॉब्लम कर दिया है, किसी के साथ स्कैम कर दिया, कुछ भी पैसा लेके पैसा नहीं दिया है, तो कोई भी आके तुम्हारे तक आके तुमसे पैसा नहीं मांग सकता है। दूसरा आ गया तुम्हारा लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कि कंपनी तुम अगर छोटा सा एक दुकान खोल रहे हो बिजनेस के लिए, तो उसमें तुमको ये बैंक वगैरह इतना पैसा नहीं देगा, लोन नहीं देगा। लेकिन अगर तुमने एक कंपनी खोला है, तुम्हारा मोटिव थोड़ा बड़ा है, तुम्हारा गोल, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, तो बैंक भी चाहेगा कि तुमको ज़्यादा पैसा दे ताकि तुम अपना गोल को ईजिली अकम्प्लिश कर सको। तीसरा है तुम्हारा स्टेबिलिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मेक इट ए स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ने पढ़ा था अभी कि रतन टाटा जी, वो उनका डेथ होने के बाद भी कंपनी चल रहा है। इससे हम लोग को क्या मालूम चला कि कोई भी अगर आदमी मर जाता है या कोई शेयर होल्डर कंपनी छोड़ देता है, तब भी तुम्हारा कंपनी चलता ही रहेगा। उससे क्या आता है? एक कॉन्फिडेंस आता है एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कि ये तो चलता ही जाएगा, कोई भी मर जाए या कोई भी कुछ हो जाए लेकिन चलता तो जाएगा कंपनी। फोर्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तुमको ये वाला पॉइंट के साथ ये रिलेट करना है कि तुमको पैसा मिल गया है तो तुम अच्छा मैनेजर को हायर करोगे ना, अच्छा HR हायर करोगे, अच्छा तुम एक्सपर्ट मैनेजर सबको अलग अलग फील्ड से लेके आओगे, तुम्हारे कंपनी में इन्वॉल्व कराओगे, तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दोगे ताकि तुम्हारे कंपनी को ज़्यादा वो लोग डेवलप कर सके। तो इससे क्या होगा? तुमको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल गया, इससे तुम्हारा कंपनी का और ज़्यादा ग्रोथ होगा। लास्ट आ गया हम लोग का डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। कंपनी एक खोलना इतना इजी जॉब नहीं है, तुमको बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, एक एक करके तुमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, मतलब बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है एक कंपनी खोलना, तो ये कम्प्लेक्स हो जाता है।
तो तुम कंपनी खोलने से ज़्यादा इजी क्या होगा, तुम्हारा एक ट्रेड लाइसेंस लेके तुम अपना दुकान खोल लो, ये खोल लो। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। इसको थोड़ा इजी करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए होता है आजकल, ताकि लोग इजीली कंपनी खोल सके। सेकंड होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। पब्लिक कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो हम लोग का पब्लिक कंपनी मतलब जो है तुम्हारा जिसमें तुम जाके शेयर खरीद सकते हो, जैसे हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस क्या करते हैं, एनुअल मीटिंग करता है, एक एनुअल जनरल मीटिंग करता है। उसमें क्या करना होता है, उन लोग को अपना जितना भी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उन लोग का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो सब उन लोग को सब मतलब शेयर होल्डर सबको दिखाना पड़ता है, मतलब बोलना पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट पब्लिक ही हो जाता है, सबके पास चला आता है ये सब उन लोग का डॉक्यूमेंट सब। तो इससे क्या हो गया, उन लोगों का फ्यूचर प्लान सबको पता चल जाता है, कंपटीटर्स को पता चल जाता है। तो कंपटीटर्स के पास एज आ जाता है कि उन लोग से थोड़ा हटके, थोड़ा अलग करके अप्रोच ले, ताकि उन लोग से थोड़ा 2 कदम आगे चल सके। तो ये प्रॉब्लम होता है कंपनी बिजनेस में। तीसरा हो गया डिलेड डिसीजन। इसमें क्या होता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर स्लोज डाउन द अप्रूवल प्रोसेस। जैसे मान लो तुम्हारा कंपनी में क्या होता है, एक लो लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें तुम्हारा हो गया सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हारा सीनियर मोस्ट मैनेजर सब आ गया। उसके ऊपर आता है टॉप एग्जीक्यूटिव, सीईओ हो गया, एमडी हो गया, चेयरमैन हो गया, ये सब आता है। तो कुछ भी अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो बड़ा हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम कौन बोलेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को पहले मालूम चलेगा। ग्रास रूट लेवल में वो जाके किसको बोलेगा, उसके वाले ऊपर वाले को बोलेगा, जैसे सीनियर मैनेजर को बोलेगा। तो वो जाके किसको बोलेगा, सीईओ को बोलेगा। तो वैसे वैसे टाइम चला जाता है, वैसे वैसे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में भी टाइम लगता है। तो इन लोग का कम्युनिकेशन की वजह से तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। ये तुम्हारा मतलब इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। लास्ट है तुम्हारा हाई रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट तुम्हारा कंपनी सबको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके रखता है। कुछ भी करना है तुमको, कुछ भी डिसीजन करना है, कहीं भी कुछ ज़मीन खरीदना है, कुछ भी करना है, या तुम्हारा कितना तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ भी तुम्हारा कितना तुम पैसा, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्टिविटीज़, जैसे तुमने साल में इतना पैसा है, 5-6 करोड़ रुपए कमा लिया, तो तुमको उसका कुछ एक परसेंटेज तुम्हारे सोसाइटी सराउंडिंग के लिए भी तुमको यूटिलाइज करना होगा। पैसा खुद के पास ही नहीं रख सकते तुम। तो ये सब क्या होता है, कंप्लायंस सबको तुमको फॉलो करना होता है, और ये सबको देखता कौन है, कंपनी से देखते हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तुमको बिजनेस के साथ साथ ये सब में भी ध्यान रखना होगा कि तुमने इतना पैसा कमाया, तो तुमको सोसाइटी के लिए इतना खर्चा भी करना होगा। तुम सिर्फ पैसा ही नहीं कमा सकते, सोसाइटी को भी देना होगा तुमको। तो ये सब क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड होता है कंपनी सब, तो तुमको ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। इससे तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, डिसएडवांटेज होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तुमको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तुम लोग चिंता मत करो कि सिलेबस खत्म हो गया है, नहीं, हम लोग के बोर्ड्स के पहले तक आराम से सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग ये छोटा छोटा वीडियो सब है, तो आराम से तुम 2-3 बार 2x में देख लेना, बाद में भी आराम से तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा है इससे बाहर आने के लिए चांसेस बहुत ही कम है, और तुम्हारा MCQ वगैरह तो हम लोग खत्म कर ही लेंगे। तो चलो, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।